हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 10th के 7 चैप्टर का 4th लेक्चर लेकर के। पिछले 3 लेक्चर में थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तीनों सॉल्व किए हैं। तो आप देखिए उसको और समझिए कि क्या कहना चाह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको क्या करना होता है, लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, है ना। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं हम 7.3 सेक्शन फार्मूला। तो यानी क्या, सेक्शन फार्मूला को देखेंगे कैसे निकलता है, क्या होता है सेक्शन फार्मूला। आप 7.2 में देखे थे, एक टेलीफोन कंपनी आई थी जो अपना टावर ए और बी के पास रखी थी। अब पूछ रही थी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है वो बताइए। तो कैसे बताए थे हम, डिस्टेंस फार्मूला को निकाले थे कि क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, उसके आधार पर उसको बीच का डिस्टेंस बता दिए थे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1। यदि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो हम लेक्चर 1 में देखे थे। उसका प्रैक्टिस किस में, 2 और 3 में किए थे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो टेलीफोन कंपनी है उसको एक और प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई है कि ए और बी टावर तो था ही, अब बोल रही है कि यहाँ पर बहुत सारा जनसंख्या हो गया है, अब हमको एक और टावर यहाँ पर रखना है। लेकिन टावर जो रखना है उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो टावर क्या होना चाहिए, 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पर हमको टावर रखना है, इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट मान लेते हैं, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। ये AP बाय PB क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। मतलब कि यदि इसका डिस्टेंस 1 है तो इसका डिस्टेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या है, P नाम दे दिए इसको। इसका हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि ये x और y है। मान लेते हैं कि क्या है, x और y कोऑर्डिनेट है। चलिए यहाँ पर जो टच कर रहा है उसको भी नाम देते हैं। a है, ये b है, ये p है। मान लेते हैं ये q है, b के बाद c है। ठीक है, ये नाम दे दिए। हमको फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं p के, ताकि हम तब न उस पॉइंट पे टावर को रख सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कैसे, कंस्ट्रक्शन करके। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके निकालने के लिए यहाँ से जहाँ पर P है इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, BC लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे। तो ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे, आ गया। तो ये कहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। जहाँ पर कट गया उसको नाम दे दीजिए, ABCD था ही, इसको D दे दिए। D कहीं पर नहीं है तो D नाम दे दिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल किसमें, POQ एंड ट्रायंगल BPD ट्रायंगल कौन सा है, BPD, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो होता है वो वर्टिकली होता है, यानी कि ये 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। मतलब PQ और BC लाइन पैरेलल होगा, यानी कि ये पैरेलल लाइन को एक लाइन कट किया, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा क्या देखते हैं, ये देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन, मतलब PD और AC क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि PD को क्या किए, इसके परपेंडिकुलर रखें। ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, PD परपेंडिकुलर पैरेलल टू AC हो जाएगा। यानी कि ये पैरेलल टू ये हो गया, इसको एक लाइन कट किया है, यानी कि ये जो एंगल है इसके इक्वल है। तो हम क्या पढ़े थे कि किसी भी दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया मेरे पास, ट्रायंगल कौन सा, POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ये तो BPD, ट्रायंगल BPD हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब हम सिमिलर ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं अब, AP, ये क्या है, B है, AP अपॉन में PB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, AQ अपॉन में क्या लिख सकते हैं, PD लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। अब हमको क्या पता है, ए पी अपॉन में पी बी क्या है, 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा क्या देखते हैं फिर से, ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं दूसरा, कि ए पी किसका है, ए पी इसका है, छोटा वाला ट्रायंगल का सबसे पहले इसका लिखेंगे, पी क्यू अपॉन में बड़ा इस बड़े ट्रायंगल का बी डी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी क्या है, 1/2, तो ये भी 1/2 होगा। हो सकता है कि पी क्यू ए बी सी डी जो नाम लिखे हैं वो एनसीईआरटी में अलग है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको कंसेप्ट समझना है कि आपको आंसर कैसे आ रहा है, समझदारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/2 हो गया। अब हमको निकालना है ए क्यू कितना होगा वो देखना है, यानी कि ये निकाल रहे हैं ए क्यू कितना होगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो x है वही तो x यहाँ पर भी होगा, यानी कि ए क्यू कितना हो जाएगा, ये जो x माने हैं वो x हो जाएगा। ठीक है, पी डी कितना हो जाएगा, पी डी इक्वल्स टू, पी डी कहाँ पर है, पी डी है, यानी कि हमको ये डिस्टेंस पता है। यहाँ का जो बी टावर था उसका हमको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 36,15 दिया हुआ है, यानी कि x क्या है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 36 है। यहाँ तक हम ऑलरेडी फाइंड कर लिए, x है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक का 36 माइनस ये, यानी कि x, तो 36 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उसको हम y कोऑर्डिनेट को y माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद बी डी निकालना है, यानी कि ये निकालना है। ये टोटल लेंथ कितना है दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, तो ये कितना था, y था, तो ये y हटा देंगे तो सिर्फ इतना बच जाएगा, तो यानी कि 15 माइनस y हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इस वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पहले क्या होता है, ए क्यू यानी कि x अपॉन में पी डी कितना है, 36 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स, इस x को इधर लाइए तो 3x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 36/3, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, y निकालेंगे, यानी कि इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू कितना है मेरा, y है, अपॉन बी डी कितना है, 15 माइनस y है, इक्वल्स टू कितना है, 1/2 है। क्या करेंगे, 2 को y से, फिर इसको इससे, 15 माइनस y, इस y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 15 हो गया, y इक्वल्स टू 15/3 हो गया, तो y इक्वल्स टू 3 5 जा तो 5 हो गया। मतलब यदि ए बी टावर पहले से है और एक टावर ऐसा टावर रखना है जो क्या करे, ए पी अपॉन में पी बी क्या हो, 1:2 डिस्टेंस में हो, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होना पड़ेगा, 12,5 होना पड़ेगा, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 12,5 होगा। ये बात समझ गए हैं। ये है सेक्शन फॉर्मूला को जो अभी हम प्रूफ करेंगे, उसका किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये ही तरीके से प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू के साथ प्रूफ कर रहे हैं तो आपको समझने में आसानी हो रही होगी। अब क्या करेंगे, ये जो ए बी है उसको क्या करेंगे, एक्स वाई ही लिखेंगे, वेरिएबल ही लिखेंगे, तो आपको अब समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ गए हैं, समझ एक बार फिर से समझा दें। देखिए ए बी टावर था, हमको पी एक टावर रखना था जिसको क्या करें, A1:2 में रखे, यानी कि ए पी का डिस्टेंस इक्वल्स टू पी बी का डिस्टेंस कितना हो, 1 हो, तो ये 2 हो जाए। क्या किए हम, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यहाँ से एक ट्राइंगल को बनाए, क्या ट्राइंगल पी डी एक्सटेंड किए, तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को क्या किए, सिमिलर प्रूफ कर दिए। इसके बाद इस दोनों ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, बस इसी को प्रूफ कर दिए, 1/2 हो गया। इसमें पुट कर दिया वैल्यू को, मतलब डिस्टेंसेस सारा निकाल चुके हैं, जो लेक्चर 1 में पढ़ाए थे उसके आधार पर ये सारा निकाल चुके हैं, बस एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेशन से निकाल लिए, बहुत ईजी है। चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला को फाइंड करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्रूव करते हैं, जिसमें हम ले लिए हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। हमको 2 पॉइंट्स हमेशा दिए रहेंगे, कौन सा, ए और बी, जिसको हम मान लिए हैं ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए हैं। हमको बोलेगा कि कोई एक पॉइंट है बीच में, इस दोनों के बीच में, इंटरनली जो वर्ड लिखा हुआ है उसको मतलब है कि बीच में कहीं पर कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं उसको P है। क्या कर रहा है,
ए पी अपॉन पी बी को किस रेशियो में बांट रहा है, M1 अपॉन में M2 रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको फाइनली P का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम इसको मान लेते हैं x, y है। ठीक है, इसको मान लिए, मतलब हमको x y फाइंड करने लास्टली। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, यहाँ से A P B तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पे। ठीक है, ये x और ये y है, ये ऑरिजिन है, तो ड्रॉ करिए। चलिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से भी ड्रॉ करिए, यहाँ से भी ड्रॉ करिए, कर दिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट से A पॉइंट से क्या करना है, इस लाइन पे नाम दे दीजिए। ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी, लेकिन पहले सबसे पहले क्या करिए, पहले ड्रॉ कर लीजिए कि क्या होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, तो ये हो गया ड्रॉ। फिर क्या करेंगे, इस लाइन से इस जो लाइन खींचे हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब चलिए नाम दे देते हैं, क्या सब नाम देते हैं, B के बाद क्या आता है, C आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, R S T नाम दे देते हैं। ठीक है, ये नामकरण हो गया सबका। अब हमको क्या करना है कि फाइनली तो हमको एक्स वाई निकालना है। अब हमको प्रूफ कर देते हैं, सिंपली शुरुआत करते हैं अब प्रूफ करने का। पी ए क्यू इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल बीपीसी। बीपीसी में क्या देखते हैं, एंगल। ये देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको एक लाइन कट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो क्या हो गया, एंगल, यहाँ पर नाम लिख लीजिए, ये P पॉइंट है, जिस थोड़ा सा नज़दीक लिखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो PAQ, एंगल PAQ इक्वल्स टू क्या हो गया, BPC हो गया, एंगल BPC हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ये भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, यानी कि PS और BT लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है, ये लाइन इसको दोनों कट करता है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, PBC हो जाएगा, PBC हो गया। यानी कि ट्रायंगल PAQ और ट्रायंगल BPC में दो एंगल्स इक्वल हो गए। हमको पता है किसी भी दो ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दस ट्रायंगल कौन सा, PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BPC हो जाएगा, ट्रायंगल BPC हो जाएगा। पता है हमको, सब कुछ इजी लग रहा होगा। तो चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB, ये साइड अपॉन में ये साइड, यानी कि पहला इस ट्रायंगल का ऊपर में न्यूमरेटर में, इसका डिनोमिनेटर में। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए PQ अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, ये लेंथ AQ अपॉन में PC हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB हमको M1 अपॉन M2 दिया है। P क्या कर रहा है, इसको M1 अपॉन M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी क्या हो गया, M1 अपॉन में M2 हो गया। हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं PQ को, क्या हो जाएगा, PQ निकालना है। यानी कि हमको यदि ये डिस्टेंस पता हो और ये डिस्टेंस कितना है, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जो हम माने हुए हैं y माने हुए हैं। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y हम माने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको कितना दिया है, y1 माने हुए हैं। ये y1 इसके y1 के इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, PQ हो गया। अब निकालते हैं BC, ये BC कहाँ पर है, BC है। अब हम BC कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको पता होता है, क्या होता है, y2 है। यहाँ से यहाँ तक का हमको ऑलरेडी y पता है, y2 माइनस y हो जाएगा BC, y2 माइनस y हो जाएगा BC। AQ कितना हो जाएगा, AQ कहाँ पर है, AQ है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पता होता है
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पता होता है तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में ये हटा देते हैं तो हमको यहाँ तक पता चल जाता है। इसी के इक्वल्स टू ये होगा, यहाँ तक क्या है, ये है x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x1 है। तो टोटल जो यहाँ तक x है उसमें से x1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1 हो गया। समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं, PC देखिए, PC कहाँ पर है, PC हो गया, यानी कि ये लेंथ, यानी कि हमको यदि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया और यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा। ये क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमको, x2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, ये देखिए क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं, तो x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यही समझने वाला था, बाकी अब कुछ भी नहीं बचा है, कैलकुलेशन बचा है। देखिए कैलकुलेशन में अब क्या क्या करते हैं, बस जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पर पुट कर देना है। लिख लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किस में, 1 में पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, एक पी क्यू अपॉन में BC, पी क्यू कितना है, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं, m1 अपॉन में m2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे। y1 और y2 हमको ऑलरेडी पता रहेगा, ठीक है। y हमको नहीं पता है, x और y नहीं पता है, तो y का वैल्यू यहाँ पर से निकालेंगे। तो चलिए इसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। m2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, m1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो m2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2y माइनस m2y1 इक्वल्स टू m1y2 माइनस m1y हो जाएगा, ठीक है। y वाला जो सिंगल y वाला है उसको क्या करेंगे, एक तरफ लाइए, तो क्या हो जाएगा, m2y प्लस में m1y इक्वल्स टू m1y2 प्लस में m2y1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम y को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। हमको y फाइंड हो गया है कि y कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको और इसको देखें अभी तो हमको y निकल गया। अब इसको देखेंगे तो AQ कितना है मेरा, AQ है x माइनस x1 अपॉन में PC कितना है, x2 माइनस x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन में m2 लिख सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा भी कहीं पर भी लिंक कट होगा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको एक टक ध्यान होकर देखना है। आप m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 को करते हैं तो m2x माइनस m2x1 इक्वल्स टू m1x2 माइनस m1x। हमको x फाइंड करना है तो x वाला को एक साइड ले आइए, क्या हो जाएगा, m2x प्लस में m1x, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस में m2x1 हो गया। तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा इक्वल्स टू m1x2 प्लस में m2x1 हो गया। तो हमको क्या फाइंड हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। तो क्या हम x और y फाइंड कर लिए, यानी कि हमको जो p दिया हुआ था जिसको हम x y माने हुए थे, हमको x y का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। तो यदि कभी हमको a b पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट बोलेगा कि कोई एक पॉइंट है जो m1 m2 में इसको कट कर रहा है, बांट रहा है, तो क्या हम p का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x y को इस फॉर्मूला के आधार पे, इतना सारा नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, m1 y1 वैल्यू रखना है, इसमें भी m1 x1 का x2 का वैल्यू रखना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। चलिए इस दोनों को लिखते हैं और इस पर थोड़ा सा जो स्पेशल कंडीशन होता है उसको समझ लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए, सिमिलर प्रूफ करने के बाद बस ये लिखिए, उसके बाद तो ये यदि आ गया, ये समझ में आ गया आपको, जो बहुत ही ईजी है, वो आपको कैलकुलेशन बच जाता है, कैलकुलेशन खुद से निकाल सकते हैं। 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजी लगने लगेगा। देखिए अभी जो हम p का कोऑर्डिनेट निकाले थे x और y, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। क्या है ये,
m2x1 2 के साथ 1 फिर से 1 के साथ 2, मतलब कि एक साथ 1 और 1 नहीं आएगा। क्या आता है m2x1 m1x2 m1 प्लस m2। एक याद हो गया तो सेम टू सेम ये भी है m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। नीचे में तो m1 m2 आना ही है प्लस में, ठीक है। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट इजी, यानी कि हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड होगा ये, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जैसे जैसे कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आता रहेगा। क्या होता है कि हमको टाइम का इशू रहता है, तो क्या होता है यदि स्पेशल दो कंडीशन है, क्या है, इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab, ये ab था, इसको p क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो m1 इंटू m2 में कर रहा था। अब क्या कर रहा है m1 m2 नहीं k:1, यानी कि क्या हो गया, एक जो दिया हुआ था वो 1 हो गया, m1:1 हो गया, या इसको k:1 कह लेते हैं। मतलब स्पेशल केस है, हर एक जगह रहता है, इसलिए k:1 कह लिया। यानी कि हमको एक वेरिएबल खत्म हो गया, एक वेरिएबल रह गया। तो इसमें क्या होगा, बस क्या करना है m2 के जगह पे 1 पुट करना है और m1 के जगह पे k पुट करना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। p:k करना है, m1 की जगह पर k करना है, m2 की जगह पे 1 करना है। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस m1 की जगह पे k पुट करना है, m2 के जगह पे 1 पुट करना है। तो m2 की जगह 1 x1 हो गया, m1 की जगह पे k x2 हो गया, अपॉन में m1 कितना है k प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी m2 कितना है 1 है, यानी कि y1 प्लस m1 कितना है k है, k y2 अपॉन में m1 कितना है k प्लस 1 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ऐसे ही दूसरा केस क्या आएगा, ये p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 1:1, यानी कि हमको m1 m2 के बदला 1:1 हो गया यहाँ पे, यानी कि दोनों वेरिएबल से कांस्टेंट आ गए। तो क्या होगा, या क्या होगा, जैसे ही 1:1 होगा, यानी कि इस p क्या कर रहा है, इस ab को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इफ p इज द मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, p मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही हाफ हाफ में करेगा, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये m1 भी 1 हो जाएगा और m2 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करिए, m1 को भी 1 पुट करिए, m2 को भी 1 पुट करिए। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p x1, मतलब m को देखना ही नहीं है, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको टाइम बचाना है। यदि हमको बोलेगा कि मिड पॉइंट निकालिए, इस दोनों कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 कर देंगे, y1 प्लस y2/2 कर देंगे, ठीक है। मतलब कि हमको टाइम बचाता है ये सब, ये कर सकते थे। ये सब स्पेशल केस है, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। एक और चीज़, यदि हम प्रूफ किए हैं, क्या किए हैं, इस तीनों लाइन से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए थे, फिर यहाँ से ऐसे किए थे। आप क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका में, ये सब नहीं करके, अब हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं। ये सब नहीं करके आप क्या कर सकते थे, उल्टा उल्टा, मतलब यहाँ से फिर यहाँ ड्रॉप करते, यहाँ से फिर यहाँ ड्रॉप करते, यहाँ से यहाँ ड्रॉप करते, फिर से ये लाता और ये आता, इस दोनों को ऐसे ही सिमिलर प्रूफ करते। इसी सेम टू सेम प्रोसेस से आप यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। क्या होता, p का कोऑर्डिनेट यही आता, ठीक है। आप खुद से करके ट्राई करके देखिएगा, ये हम बता दिए कैसे होता है, ठीक है। ये जो है नहीं बताए हैं अभी तक, तो ये जो p निकला है यही है मेरा सेक्शन फॉर्मूला। x का वैल्यू इतना आता है, y का वैल्यू इतना आता है। आपको होगा कि सेक्शन फॉर्मूला था कौन, इतना देर तो पढ़ा दिया, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला था कौन, तो यही है मेरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर कोई पॉइंट बीच में कट करता है तो उसको ही निकालना होता है, उसी को निकालने के लिए क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये x और y कोऑर्डिनेट होता है, यही है मेरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि भुला ना जाइए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब।